तो हेलो दोस्तों, अब हम थॉमस हॉब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। थॉमस हॉब्स तो ए लॉट ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन हॉब्स एंड मैकियावेली। तो मैकियावेली और हॉब्स के बीच बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। एक कंटिन्यूटी है हॉब्स और मैकियावेली की थॉट्स में। मैकियावेली एंड हॉब्स थॉट कंसिडर क्वाइट सिमिलर। तो मैकियावेली और हॉब्स के थॉट को सिमिलर समझा जाता है कुछ हद तक। फॉर एग्जाम्पल, मैकियावेली एंड हॉब्स, लाइक मैकियावेली, हॉब्स इज आल्सो द स्कॉलर ऑफ इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास। तो मैकियावेली की तरह हॉब्स भी इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास का स्कॉलर था। इसका मतलब है कैपिटलिस्ट क्लास का स्कॉलर। दोनों कैपिटलिस्ट क्लास के स्कॉलर थे। कैपिटलिस्ट इनिशियली सपोर्टेड एब्सोल्यूट मोनार्क। तो कैपिटलिस्ट ने पहले इनिशियली क्या किया, एब्सोल्यूट मोनार्क को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि एक एब्सोल्यूट मोनार्क ही नेसेसरी लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश कर सकता है और chaos और एनार्की को समाप्त कर सकता है, जो कि विच इज वाज एसेंशियल फॉर कैपिटलिज्म इन इनिशियल, जो कि कैपिटलिज्म के इनिशियल ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण था। तो हाब्स इज आल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल फिलासफर प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश रेस। तो हाब्स को ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल फिलासफर कहा जाता है जो कि इंग्लिश रेस में आज तक हुआ है। हॉब्स की जो लेवियाथन है उसको नोन एज द सोल मास्टर पीस ऑफ पॉलिटिकल फिलासफी इन इंग्लिश लिटरेचर। तो वो एकमात्र मास्टर पीस है पॉलिटिकल फिलासफी की जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो हॉब्स इज रिगार्डेड एज फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। तो हॉब्स को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हॉब्स ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव कंप्लीट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट। क्योंकि हॉब्स ने सबसे पहले व्यक्ति हॉब्स हुए जिन्होंने सॉवरेनिटी की कंप्लीट थ्योरी दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर हु डेवलप थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी इज जॉन ऑस्टिन। और फर्दर जो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को जिन्होंने डेवलप किया है उस एरिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे जॉन ऑस्टिन थे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो जो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी का सिग्निफिकेंस क्या है? तो सोवरेनिटी इज द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट। सोवरेनिटी मॉडर्न स्टेट की एक बहुत महत्वपूर्ण इसेंशियल फीचर है। सोवरेनिटी इज मोस्ट इसेंशियल फीचर ऑफ मॉडर्न स्टेट। व्हाट इज सोवरेनिटी? सोवरेनिटी आखिर होती क्या है? द टर्म सोवरेनिटी कम फ्रॉम लैटिन टर्म सुपर एनस विच मीन्स सुप्रीम अथॉरिटी। तो जो सोवरेनिटी टर्म है वो लैटिन भाषा के शब्द सुपर एनस से आता है, जिसका मतलब है सुप्रीम अथॉरिटी यानी हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्वोच्च मतलब सत्ता। फंक्शन ऑफ अथॉरिटी इज टू मेक द लॉज। और अथॉरिटी का फंक्शन क्या होता है कि लॉज बनाना। तो लॉज बनाने का जो अथॉरिटी का फंक्शन होता है लॉज बनाने का। देयर फोर थ्योरी ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी इस्टेब्लिश स्टेट एज अ, इसलिए थ्योरी ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी इस्टेब्लिश स्टेट एज अ सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक लॉ। तो जो थ्योरी ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी है वो स्टेट को सुप्रीम अथॉरिटी बनाती है जो कि लॉ बना सकता है। थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी establishes that on a set of people living in a particular territory the ultimate power to make law lies with the state। तो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी का मानना है कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहने वाले पीपल के ऊपर जो अल्टीमेट पावर टू मेक लॉ होती है, जो लॉ बनाने की अंतिम जो पावर होती है वो किसके पास होती है? स्टेट के पास। तो जो थ्योरी ऑफ स्टेट है उसने सॉल्व द डिलेमा ऑफ मिडिवल एज। तो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है उन्होंने मिडिवल एज के डिलेमा को, मिडिवल एज के विरोधाभास को ख़त्म कर दिया। कैसे? डिलेमा क्या था मिडिवल एज में? डिलेमा था कि थ्योरी ऑफ टू सॉर्ट्स, मिडिवल एज में थ्योरी ऑफ टू सॉर्ट्स प्रचलित थी। मतलब इन मिडिवल टाइम इट वॉज नॉट क्लियर हु हैज़ अल्टीमेट पावर टू मेक लॉ वेदर चर्च और स्टेट। तो मिडिवल एज में यह क्लियर नहीं था कि अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है लॉ बनाने की, स्टेट के पास है कि चर्च के पास है।
दिस मिडिवल डिलेमा फर्स्ट क्लियर्ड बाय मैकियावेली। तो ये जो मिडिवल मध्यकाल का जो डिलेमा था, विरोधाभास था, इससे पहले तो मैकियावेली ने क्लियर किया। मैकियावेली ने क्या किया? मैकियावेली सेपरेटेड द स्फीयर ऑफ चर्च एंड स्टेट एंड आल्सो गेट फर्स्ट वर्जन ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म, एंड फ्रॉम हियर आल्सो वी गेट फर्स्ट वर्जन ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म। तो मैकियावेली ने क्या किया कि चर्च और स्टेट को आपस में सेपरेट कर दिया, जिससे हम यहाँ पर यूरोपियन सेक्युलरिज्म का फर्स्ट वर्जन देखने को मिलता है। किस में? मैकियावेली के थॉट्स में। However, it was Hobbes who not just proposed the separation, who also logically established the basis। तो ये हॉब्स ही थे जिन्होंने न केवल सेपरेशन को प्रपोज किया कि सेपरेशन होना चाहिए किसके बीच, चर्च और स्टेट के बीच, बल्कि इसको लॉजिकली इस्टेब्लिश किया कि लॉजिकली ऐसा क्यों होना चाहिए। मैकियावेली ऐसा नहीं कर पाए थे। मैकियावेली इज गैलीलियो ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हॉब्स इज न्यूटन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसलिए मैकियावेली को पॉलिटिकल साइंस को गैलीलियो कहा जाता है और हॉब्स को न्यूटन कहा जाता है। न्यूटन इज मोर रिफाइंड वर्जन ऑफ गैलीलियो। क्यों? क्योंकि न्यूटन जो है तो गैलीलियो की मोर रिफाइंड वर्जन है। सिमिलरली हॉब्स इज मोर रिफाइंड वर्जन ऑफ मैकियावेली। इसी प्रकार हॉब्स जो है तो मैकियावेली के मोर रिफाइंड वर्जन है। उनके जो थाट्स हैं हॉब्स के वो ज़्यादा क्रिस्टलाइज्ड हैं अबाउट सॉवरेंटी, है ना। तो उनके जो थॉट्स हैं अबाउट स्टेट सॉवरेंटी वो ज़्यादा क्रिस्टलाइज। इफ मैकियावेली सेपरेटेड चर्च एंड स्टेट, हॉब्स हैज वेरी क्लियरली ब्रॉट चर्च अंडर द स्टेट। तो अगर मैकियावेली ने चर्च और स्टेट को सेपरेट कर दिया कि यहाँ पर चर्च है, यहाँ पर स्टेट है, लेकिन हॉब्स ने क्या किया? हॉब्स ने चर्च को स्टेट के अंदर ला दिया। तो सबसे पहले स्टेट आ गया, फिर उसके अंदर चर्च आएगी। ही सबऑर्डिनेटेड द चर्च टू स्टेट। उन्होंने चर्च को स्टेट के अंदर रखा और उसको सबऑर्डिनेट कर दिया। सेकंड मॉडल ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म दैट इज स्टेट कंट्रोलिंग द चर्च। और यहाँ से हमको सेकंड मॉडल ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है जहाँ पर स्टेट चर्च को कंट्रोल करता हुआ दिखाई देगा। तो अब समझते हैं मॉडर्न स्टेट और सेक्युलरिज्म क्या है। तो इट इज ए सॉवरेन स्टेट, इट कंटिन्यू ऑटोमेटिकली मीन्स स्टेट इज सेकुलर। अगर कोई स्टेट सॉवरेन है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि स्टेट सेकुलर है। अगर कोई स्टेट सॉवरेन है तो इसका मतलब होता है कि स्टेट सेकुलर होगा। इन हॉब्स वी फाइंड स्टेट इज सॉवरेन। तो हॉब्स में हम क्या देखते हैं कि स्टेट सॉवरेन है। स्टेट इज द सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक लॉ। स्टेट सुप्रीम अथॉरिटी है जो लॉ बना सकती है। इसका मतलब ये भी है, इट आल्सो मीन्स दैट लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। इसका मतलब ये भी है कि जो लॉ है वो किसका कमांड है? सॉवरेन की कमांड है। मतलब लॉ को सॉवरेन द्वारा अपनी बिल के अनुसार बनाया और एबॉलिश किया जा सकता है। तो हाउ हॉब्स एस्टैब्लिशेस सॉवरेंटी ऑफ स्टेट। तो हॉब्स सॉवरेंटी ऑफ स्टेट को कैसे एस्टैब्लिश करते हैं? तो हॉब्स हैज अप्लाइड द ट्रेडिशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिशन को अप्लाई किया है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस क्या है? व्हाट इज द एसेंस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सार क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज द बेसिस ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का बेस होता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट पर ही बेस्ड होती है। और बेसिस ऑफ सोशल रिलेशन इन फ्यूडलिज्म इज बर्थ। और जो फ्यूडलिज्म में सोशल रिलेशन का जो बेसिस था वो क्या था? बर्थ था। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कैपिटलिस्ट सोसाइटी किस पर बेस्ड है? कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में होगा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में? एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉई के बीच में। सिमिलरली कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम इज आल्सो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रूलर्स एंड रूल्ड। तो इसी प्रकार जो कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा किसके किसके बीच? रूलर के बीच और जिनको रूल किया जा रहा है उनके बीच। सो द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन माने इट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट पेपर विच रिप्रेजेंट्स द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ पार्टी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जिस पर राइट्स और लाइबिलिटीज़ लिखी जाती हैं किसकी? पार्टीज़ की, जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट और पीपल अगर कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो उनके राइट्स और लाइबिलिटी लिखी जाएंगी। जॉन लॉक में हम सिविल सोसाइटी को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो इनके पार्टीज़ के बीच राइट्स और लाइबिलिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है।
वाई वी कॉल इट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो हम इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एमंग पीपल ओनली। क्यों? क्योंकि ये लोगों के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए हम इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। देयर कैन बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गॉड एंड पीपल, पीपल और गॉड के बीच भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो मनुस्मृति क्या कहती है कि वी ऑब्जर्व स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट, तो मनुस्मृति में स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट की बात कही गई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एमंग पीपल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि लोगों के मध्य कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आल्सो इंक्लूड द आइडिया ऑफ फ्री विल ऑफ द पीपल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या डिनोट करता है? फ्री विल ऑफ पीपल को डिनोट करता है। मतलब पीपल हैव चोजन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉलंटरी ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एंड नॉट ऑन एनी कंपल्सन। तो पीपल ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अपनी इच्छा से स्वीकार किया है, रीजन के आधार पर उन्होंने रीजन को अप्लाई किया और उस आधार पर उन्होंने अपनी इच्छा से कॉन्स्टिट्यूशन को चूज किया है, उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं किया गया। इन द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्कॉलर यूज फॉलोइंग स्टेप, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो मेथडोलॉजी है उस पर जो है तो स्कॉलर्स कुछ मतलब इस प्रकार स्टेप्स को फॉलो करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टार्ट विथ एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर। पहले स्कॉलर्स अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इस्टेब्लिश करेंगे, मेथडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, तो पहले वो ह्यूमन नेचर को एनालाइज करेंगे कि ह्यूमन नेचर कैसा है, और फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर बताएंगे कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या होता है, स्टेट ऑफ नेचर कैसी है। स्टेट ऑफ नेचर इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, तो स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है बिकॉज इट कंपेल्स अस टू इमेजिन हाउ अवर लाइफ विल बी इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्यों? क्योंकि यह हमें मजबूर करता है कि हम इमेजिन करें कि हमारी लाइफ कैसी होगी अगर स्टेट नहीं होगा तो, अगर स्टेट नहीं होगा तो हमारी लाइफ कैसी होगी। देन दे शो सर्टेन प्रॉब्लम एंड दीज प्रॉब्लम नेसेसिटेट द क्रिएशन ऑफ स्टेट। तो हमारी लाइफ कैसी होगी अगर स्टेट नहीं होगा? फिर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की मेथोडोलॉजी को अपनाते हो थिंकर्स कुछ प्रॉब्लम बताते हैं, और वो जो प्रॉब्लम होती हैं उनको जो है तो सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि स्टेट को बनाया जाए। प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ये बताता है, मतलब जो मेथोडोलॉजी में इसमें थर्ड जो स्टेप है प्रोसेस ऑफ मेथोडोलॉजी, हु आर द पार्टीज एंड व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी होंगे और कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, और लास्ट में बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या होगा, आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या होगा। लाइफ एंड टाइम्स ऑफ हाफ्स, थोड़ा सा हाफ्स की लाइफ और उसके टाइम्स को समझते हैं। तो लाइफ एंड टाइम ऑफ हाफ्स विल आल्सो एक्सप्लेन द पर्सपेक्टिव ऑफ हाफ्स एज ए थिंकर। तो अगर हम हाफ्स की लाइफ और टाइम को पढ़ लेंगे तो हम उसके पर्सपेक्टिव को जान लेंगे एज ए थिंकर कि वो कहना क्या चाहता है, किस आइडिया को प्रोपोगेट करना चाहता है, किस विचारों से वो इम्पेक्टेड था, इन्फ्लुएंस उस पर क्या, उसके बैकग्राउंड क्या क्या था जिससे वो इन्फ्लुएंस था। हाफ्स इज स्कॉलर ऑफ इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास, तो हाफ्स इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास का स्कॉलर है। ब्रॉड फीचर ऑफ हाफ्स टाइम, तो हाफ्स के टाइम के ब्रॉड फीचर क्या क्या थे? तो वो मॉडर्न एज से बिलोंग करता था। मॉडर्न एज क्या थी? मॉडर्न एज ऑफ साइंस थी, एज ऑफ सेकुलरिज्म थी, एज ऑफ मटेरियलिज्म थी, एज ऑफ कैपिटलिज्म थी, रैशनलिज्म, एज ऑफ रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्टेट एब्सोल्यूटिज्म, ये सब चीज़ें मॉडर्न एज के फीचर हैं। तो पिक्यूलियर फीचर क्या है, एक जो अजीबोगरीब फीचर क्या है? तो हाफ्स बिलोंग टू इंग्लैंड, हाफ्स इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, एंड ही बिलोंग टू ट्रबल्ड फेज ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री। और जो हाफ्स हैं वो ब्रिटेन की जो ट्रबल्ड फेज है, जो एक मतलब ट्रबल्ड फेज हिस्ट्री से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ पर एक काइंड ऑफ ट्रबलसम फेज था हिस्ट्री का ब्रिटेन की। ट्रबल्ड फेज ऑफ हिस्ट्री, देयर वर टू इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। तो ट्रबल्ड फेज ऑफ हिस्ट्री कैसे? दो इम्पॉर्टेंट इवेंट थे, कौन कौन से? स्पेनिश आर्माडा पहला था, स्पेनिश आर्माडा, नेवल इन्वेजन ऑफ ब्रिटेन बाई स्पेन। तो स्पेनिश आर्माडा क्या था? स्पेन की एक भारी भरकम जहाज ब्रिटेन पर आई थी, हाँ, तो ये नेवल मतलब नेवी आई थी जिस पर नेवल इन्वेजन था, ये किसका? स्पेन का, किसके ऊपर? ब्रिटेन के ऊपर।
हाउस मदर गेव हिम प्रीमेच्योर बर्थ आउट ऑफ द फियर ऑफ नेवल इन्वेजन। और हाफ्स की जो माँ थी उन्होंने हाफ्स को प्रीमेच्योर बर्थ दिया। क्यों? क्योंकि उन पर फियर ऑफ इन्वेजन फियर ऑफ नेवल इन्वेजन के कारण हाफ्स की माँ ने प्रीमेच्योर बर्थ दिया। अपने कॉन्ट्रैक्ट में हाफ्स कहते हैं कि आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर। मैं और भय एक साथ पैदा हुए थे। इसका मतलब है कि मैन इज फियरफुल एंड इनसिक्योर बाई नेचर। मैन नेचर से फियरफुल है और इनसिक्योर है। वाई मैन लुक्स फॉर सिक्योरिटी, दैट इज वाई मैन लुक्स फॉर सिक्योरिटी। इसलिए मैन सिक्योरिटी के पीछे भागता है। क्यों? क्योंकि मैन नेचर से फियरफुल है और इनसिक्योर है, इसलिए वो सिक्योरिटी के पीछे भागता है। दिस इस्टेब्लिशेस हाफ्स एज ए स्कॉलर ऑफ ऑर्डर एंड सिक्योरिटी एंड नॉट लिबर्टी। ये जो उसका विचार है वो हाफ्स को स्कॉलर ऑफ ऑर्डर एंड सिक्योरिटी के रूप में देखता है, इस्टेब्लिश करता है, स्कॉलर ऑफ लिबर्टी अनलाइक लॉक। इट वॉज लिंक्ड टू इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास हु हैज़ लुक्ड फॉर ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। तो यह इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास से इसको लिंक किया जा सकता है जो कि ऑर्डर और स्टेबिलिटी की ओर देख रही थी। जो सेकंड जो घटना इवेंट हुई थी वो प्यूरिटन रिवॉल्यूशन हुआ था 1641 में। प्यूरिटन रिवॉल्यूशन को ब्लडी रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स आपस में लड़ रहे थे, किंग्स और पार्लियामेंटेरियंस आपस में लड़ रहे थे, और लॉर्ड्स और कैपिटलिस्ट आपस में लड़ रहे थे। दिस ऑल एंडेड विद द beheading ऑफ चार्ल्स वन एंड इंग्लैंड बिकेम रिपब्लिक फॉर वंस इन इट्स हिस्ट्री अ ईयर। मतलब जो ये सब चल रहा था, ब्लडी रेवोल्यूशन और ये सब जो प्रोटेस्ट, मतलब ये जो लड़ाई चल रही थी, तो ये कब ख़त्म होती है? चार्ल्स वन की जब गला काट दिया जाता है, जब हत्या कर दी जाती है, तो इसके साथ ही ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ एक और घटना घटती है कि जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, वो 1 साल के लिए रिपब्लिक बन जाता है। रिपब्लिक फेल टू एंड द क्योस एंड मोनार्की वाज रिस्टोर्ड। और क्या होता है कि जो रिपब्लिक है वो क्योस को समाप्त करने पे सफल नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है, जिसके कारण मोनार्की को फिर से रीइंस्टेट कर दिया गया, पुनर्स्थापित कर दिया गया। फॉर दिस रीजन हॉब्स डेवलप्ड पेसिमिस्टिक अकाउंट ऑफ ह्यूमन नेचर। और इसी कारण हॉब्स ने ह्यूमन नेचर के प्रति एक मतलब पेसिमिस्टिक यानी कि निराशाजनक दृष्टिकोण अपनाया है। दे ऑब्जर्व लॉलेसनेस इवन देयर वाज नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, दैट इज हॉब्स कॉल स्टेट ऑफ नेचर एज वार। तो हॉब्स लॉलेसनेस को ऑब्जर्व करता है ना, और सिक्योरिटी ऑफ लाइफ जिसमें नहीं थी। जब लॉलेसनेस होगा तो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी, इसलिए हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर को क्या बोलता है? स्टेट ऑफ वार बोलता है। हॉब्स का जो मैग्नम ऑपस है वो है लेवियाथन। लेवियाथन क्या है? लेवियाथन स्टेट ही है, और स्टेट सॉवरेन है। स्टेट इज सॉवरेन, स्टेट इज रिटन इन हिज लेवियाथन। तो स्टेट सॉवरेन है, ऐसा स्टेट इज सॉवरेन स्टेट ऐसा लिखा गया है। किसके, कहाँ लिखा गया है? लेवियाथन में, जो कि हॉब्स की मैग्नम ओपस है। लेवियाथन की जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है वो क्या है? सी मॉन्स्टर। मतलब जो लेवियाथन का मतलब होता है सी मॉन्स्टर होता है लिटरली। इट इम्प्लाइड दैट ओनली स्टेट विच इज एब्सोल्यूट एंड पावर ऑफ मॉन्स्टर कैन इस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि जो स्टेट, ओनली स्टेट, एक ऐसा स्टेट जो कि एब्सोल्यूट है, जो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, एब्सोल्यूट है, और इसके पास मॉन्स्टर जैसी शक्ति है, राक्षस जैसी शक्ति है, वही लॉ और ऑर्डर को इस्टेब्लिश कर सकता है। सो इन हॉब्स बी सी जस्टिफिकेशन ऑफ स्टेट एब्सोल्यूटिज्म। इसलिए हम हॉब्स में स्टेट एब्सोल्यूटिज्म का जस्टिफिकेशन देखते हैं, विच इज शेप्ड एज हॉब्स थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी ऑफ स्टेट, जो कि हॉब्स की थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी ऑफ स्टेट के रूप में क्रिस्टलाइज होती है।
हॉब्स इज नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। हॉब्स को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ही ट्राइड टू अप्लाई साइंटिफिक मेथड टू बिल्ड पॉलिटिकल फिलासफी। क्यों? क्योंकि उसने पॉलिटिकल फिलासफी को बनाने के लिए, पॉलिटिकल फिलासफी को बिल्ड करने के लिए साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करने की कोशिश की। और हॉब्स का जो साइंटिफिक मेथड था उसको क्या कहते हैं? रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड। ये उसका साइंटिफिक मेथड था। तो इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन हॉब्स वाज द थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी, दैट इज सॉवरेंटी ऑफ स्टेट। तो हॉब्स में जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है वो है थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी, मतलब थ्योरी ऑफ स्टेट। स्टेट इज सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक लॉ। स्टेट एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो लॉ बना सकती है। कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरी, थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट क्या है? द मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी इज एनार्की इन मिडिवल एज एंड मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर। तो थ्योरी का जो कंटेक्स्ट है वो मिडिवल एज में व्याप्त एनार्की थी और जो बहुत सारे सेंटर ऑफ पावर थे, है ना, वो दोनों चीज़ें मिलकर थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करती हैं। इन मिडिवल एज में क्या था? पोप के नीचे हायरार्की ऑफ प्रीस्ट हुआ करते थे। एम्परर के नीचे किंग के नीचे फ्यूडल लॉर्ड। तो मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर हुआ करती थी। इसका मतलब था कि पावर डिसेंट्रलाइज थी, सेंट्रलाइज पावर नहीं थी। नाइदर एनी इंस्टीट्यूशन आउटसाइड ऑफ द स्टेट नॉर एनी इंस्टीट्यूशन इनसाइड विल हैव सुप्रीमेसी ओवर द स्टेट। तो जो स्टेट सोवरेंटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या कहना है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्टेट के अंदर हो चाहे स्टेट के बाहर हो, वो स्टेट के ऊपर उसकी सुप्रीमेसी नहीं होगी। मतलब स्टेट ही सुप्रीम होगा एक्सटर्नली और इंटरनली, दोनों रूपों में। सोवरेंटी आल्सो डिनोट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सोवरेंटी का मतलब ये भी होता है कि पावर को सेंट्रलाइज किया जा रहा है। अब मॉडर्न नेशन स्टेट का जो मॉडर्न स्टेट के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं? तो फीचर है मॉडर्न स्टेट, पहला है टेरिटोरियल एंटिटी। तो मॉडर्न स्टेट एक टेरिटोरियल एंटिटी है बिकॉज इट कार्व्ड आउट ऑफ रोमन एम्पायर, क्योंकि यह रोमन एम्पायर से काट के निकाला गया था। मॉडर्न स्टेट एक सेकुलर एंटिटी है। इसका मतलब है कि चर्च का इंटरफेरेंस नहीं होगा। एक सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, सेंट्रलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि ऑल अथॉरिटी विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग वेरियस सेक्टर्स हैज बीन एंड सेंट्रलाइज इन हैंड्स ऑफ स्टेट। जो मतलब पूरी की पूरी अथॉरिटी जो वेरियस सेक्टर्स पे के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड थी उसे सेंट्रलाइज कर दिया गया। कहाँ? स्टेट के ऊपर। होमोजेनस था, मतलब नेशन और रेस एक, मतलब नेशन में एक नेशन स्टेट में एक ही जो है तो रेस के या लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते थे। सोवरेन था, मतलब एक और फीचर है इसका सोवरेन मतलब इट हैज़ सुप्रीम पावर टू मेक लॉ। मतलब स्टेट के पास सुप्रीम पावर है लॉ बनाने की। हॉब्स इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, विच आर इन ट्रबल्ड फेज वेयर ही हैज़ विटनेस एनार्की एंड chaos। तो हॉब्स इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं जो कि अपने ट्रबल्ड फेज से गुजर रहा था, जहाँ पर एनार्की और chaos था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न ऑफ हॉब्स बिकेम ऑर्डर। तो हॉब्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न बना वो क्या था? ऑर्डर कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है। लाइक मैकियावेली हॉब्स थॉट आर सिमिलर। तो मैकियावेली की तरह हॉब्स के जो थॉट्स हैं वो सिमिलर हैं, बट हॉब्स टेलिंग थिंग्स इन मोर एलेबरेट एंड लॉजिकल मैनर एंड मैकियावेली इज इन मोर रफ फॉर्म। तो हॉब्स और जो मैकियावेली के थॉट्स हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन हॉब्स जो है तो चीज़ों को बहुत ही एलेबरेट तरीके से और लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करते हैं, जबकि जो मैकियावेली के जो थॉट्स थे, जो चीज़ें थीं, उसको उन्होंने बहुत ही रॉ फॉर्म में बताया था। मतलब बहुत ही मतलब क्रिस्टलाइज नहीं था। बोथ एम्फसाइजिंग द प्रियोरिटी ऑफ स्टेट ओवर चर्च और द रीजन ऑफ द बुक्स ऑफ बोथ। फॉर दिस रीजन द बुक्स ऑफ बोथ वर बैन बाई चर्च, है ना। तो दोनों ने क्या किया कि स्टेट की प्रायोरिटी को इम्पोर्टेंस दी, है ना, चर्च को स्टेट से नीचे रखा, इसलिए दोनों की बुक जो है चर्च द्वारा बैन कर दी गई थी।
हॉब्स की मेथोडोलॉजी क्या थी? तो हॉब्स वांटेड टू बिल्ड साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। हॉब्स साइंस ऑफ पॉलिटिक्स को डेवलप करना चाहता था, इसलिए हॉब्स बिलीव दैट थ्योरी रिलेटेड टू पॉलिटिक्स शुड बी डेवलप्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड। इसलिए हॉब्स का मानना था कि जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो साइंटिफिक मेथड का यूज करके डेवलप की जानी चाहिए। भाई ही वॉज कीन टू डेवलप साइंटिफिक अप्रोच। तो साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप करने के लिए क्यों आतुर था? बिकॉज इट वॉज एज ऑफ साइंस, क्योंकि जब जिस समय मॉडर्न एज में हॉब्स रह रहा था वो एज ऑफ साइंस थी। एनी थ्योरी propounded ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और फिलासफी वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। और कोई भी थ्योरी जो रिलीजन और फिलासफी पे बेस्ड होगी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि जो हॉब्स था वो एज ऑफ साइंस में रह रहा था। हाउ और द मैनर इन विच हॉब्स हैज अप्लाइड द साइंटिफिक अप्रोच। तो किस तरीके से या किस मैनर में हॉब्स ने साइंटिफिक अप्रोच को अप्लाई किया है? डिस्कार्ट हैज शोन हाउ साइंटिफिक मेथड कैन बी अप्लाइड इन सोशल साइंसेज। डिस्कार्ट एक ऐसे थिंकर रहे हैं जिन्होंने यह दिखाया है कि कैसे साइंटिफिक मेथड को सोशल साइंस में अप्लाई किया जा सकता है। डिस्कार्ट ने रिकमेंड किया है, डिस्कार्ट हैज रिकमेंडेड फॉलोइंग अप्रोच। डिस्कार्ट ने फॉलोइंग अप्रोच को रिकमेंड किया है। फर्स्ट क्या है? ऑब्जर्व द कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को ऑब्जर्व करिए पहले तो आप, फिर डिवाइड द फिनोमिना इनटू एलिमेंटल पार्ट्स। और फिर पहले तो आप एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना लीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए और फिर इस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और उसके बाद आप कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करिए। हॉब्स बिलीव दैट बाय एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ज्योमेट्री एंड साइकोलॉजी वी कैन बिल्ड साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। तो हॉब्स का मानना था कि अगर हम फिजिक्स, ज्योमेट्री और साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है अगर अप्लाई करें तो हम साइंस ऑफ पॉलिटिक्स को डेवलप कर सकते हैं। हाउ साइकोलॉजी हेल्प? साइकोलॉजी कैसे हेल्प करेगी? तो साइंटिफिक थ्योरी कैन बी बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो साइंटिफिक थ्योरी कैसे बिल्ड की जा सकती है? साइंटिफिक थ्योरी ह्यूमन नेचर के ऑब्जर्वेशन से, ह्यूमन बिहेवियर के ऑब्जर्वेशन से बिल्ड की जा सकती हैं। तो नॉलेज ऑफ फिलासफी कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। और अगर हमारे पास साइकोलॉजी का नॉलेज होगा तो हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं। हाउ ज्योमेट्री कैसे हेल्प कर सकती है हमारी? तो ज्योमेट्री एंड इट्स यूटिलिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन पॉलिटिकल, रिकॉग्नाइज्ड बाय पॉलिटिकल फिलासफर। तो ज्योमेट्री और उसकी यूटिलिटी को पॉलिटिकल फिलासफर द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, पहचाना गया है। क्यों? सिंस द टाइम ऑफ पाइथागोरस के समय से। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री इज़ द मोस्ट सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल साइंस। क्योंकि ज्योमेट्री मोस्ट सिस्टमेटिक है और एक लॉजिकल साइंस है। भाई क्यों ऐसा क्यों है कि ज्योमेट्री एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल साइंस है? बिकॉज ईच स्टेप इन थ्योरम इज लॉजिकली कनेक्टेड। क्योंकि जो थ्योरम में हर एक स्टेप होता है वो लॉजिकली कनेक्टेड होता है, इसलिए ये मोस्ट सिस्टमेटिक और लॉजिकल है। हाउ फिजिक्स ने कैसे हेल्प किया? हाउस बिलीव दैट विथ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ फिजिक्स वी कैन डेवलप द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। हाउस का मानना था कि अगर हम फिजिक्स को नॉलेज को अप्लाई करें तो हम साइंस ऑफ पॉलिटिक्स को डेवलप कर सकते हैं। ड्यूरिंग हाउस बी ऑब्जर्व देयर हैज बीन रिन्यूड इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड इट वाज द एज ऑफ मैकेनिक्स। और हाउस के टाइम पे क्या हुआ था कि फिजिक्स के ऊपर एक मतलब रिन्यूड इंटरेस्ट हुआ, मतलब नए सिरे से इंटरेस्ट जागा। और इसलिए हम इसको जो हॉब्स का एज था उसे एज ऑफ मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। हॉब्स हैज एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गैलीलियो। हॉब्स ने गैलीलियो की कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया। कैसे? गैलीलियो हैज गिवन द थ्योरी ऑफ मैटर एंड मोशन। तो गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीलियो ने थ्योरी ऑफ मैटर और मोशन को दिया था। गैलीलियो आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स। गैलीलियो ने मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, मैटर प्लस मोशन। गैलीलियो आल्सो डेवलप रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड दैट इज मेक डिफरेंशिएशन बिटवीन द कोर एंड द पेरिफेरल। और गैलीलियो ने रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड को डेवलप किया। इसका मतलब क्या था
कि मेक डिफरेंशिएशन बिटवीन द कोर एंड पेरीफेरी, जो कोर है उस पर और जो पेरीफेरी में है चीज़ें उस पर आप एक डिफरेंशिएशन बनाओ, एक भिन्नता लाओ, ऐसा गैलीलियो ने किया था। रेजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड क्या है? तो इट इम्प्लाइज द सेग्रीगेशन बिटवीन द कोर एंड द पेरीफेरी एंड एक्सप्लेनिंग पेरीफेरल नॉट एज इम्पॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ कोर। तो रेजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड का क्या मतलब है? मतलब है कि अगर हम कोर को पेरीफेरी से सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और पेरीफेरी को एक्सप्लेन करते हैं नॉट एज इम्पॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ कोर, तो अगर हम पेरीफेरी को कंसिडर करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ कोर, तो ये रेजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड होगा। रेजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एलिमेंटल पार्ट। तो रेजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड का मतलब है कि जब हम एलिमेंटल पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं तब रेजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड आता है। गैलीलियो हेल्ड दैट द एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड द मैटर इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। गैलीलियो का कहना था कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो मैटर से बनी हुई है और मैटर स्टेट ऑफ मोशन में है। स्टेट ऑफ मैटर, मोशन ऑफ मैटर सेव्स द फिनोमिना हैपनिंग अराउंड अस। और जो मैटर का मोशन है वो हर प्रकार के फिनोमिना को सेव कर रहा है, जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं उसको सेव करता है। कौन? मोशन ऑफ मैटर। हाउ हॉब्स अप्लाइड द रेजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड मीन्स ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स इन एलिमेंटल पार्ट। तो हॉब्स ने रेजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड को कैसे अप्लाई किया? तो हॉब्स का कहना था, हॉब्स हेल्ड दैट लाइक एवरीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन इज आल्सो मेड अप ऑफ मैटर। तो हर चीज़ की तरह ह्यूमन माइंड भी जो है तो मैटर से मिलकर बना है। जैसे संसार में बहुत हर चीज़ मैटर से मिलकर बनी है, वैसे ह्यूमन माइंड भी मैटर से मिलकर बना है, ये हॉब्स का कहना था। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। मैटर्स किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से मिलकर बना है, और पार्टिकल्स स्टेट ऑफ मोशन में है। फॉर एग्जांपल ये तो यहाँ पर वेरियस पार्टिकल्स हैं जो स्टेट ऑफ मोशन में हैं। तो पार्टिकल्स इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड दिस मोशन इज हैपनिंग ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो पार्टिकल जो है तो स्टेट ऑफ मोशन में है, और ये जो स्टेट ऑफ मोशन है वो किसके कारण हो रहा है? एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण हो रहा है। जो बाहर का जो वातावरण है उसके कारण ये सब हो रहा है। तो मोशन इन द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड इमोशन। जो ह्यूमन माइंड में जो मोशन होता है उसको क्या कहते हैं? इमोशन। ह्यूमन बींग्स हैव इमोशन, ह्यूमन बींग के पास इमोशन होता है। हाउएवर इमोशन आर ड्यू टू मोशन इन ह्यूमन माइंड। लेकिन जो इमोशन क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा मोशन होता रहता है, इसलिए इमोशन होता है। व्हाट काजेज मोशन इन ह्यूमन माइंड? तो ह्यूमन माइंड में मोशन किस कारण उत्पन्न होता है? तो काज ऑफ मोशन इज एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो मोशन का जो कारण है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस है। तो इसमें क्या है कि पार्टिकल्स इन मोशन ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, पार्टिकल्स इन माइंड मूव टुवर्ड। तो ये है। तो हॉब्स वांटेड टू डेवलप द साइंटिफिक मेथड टू बिल्ड प्रैक्टिकल थ्योरी। हॉब्स साइंटिफिक मेथड को डेवलप करना चाहता था जिससे कारण प्रैक्टिकल थ्योरी को, जिसके आधार पर प्रैक्टिकल थ्योरी को डेवलप किया जा सके। डेस्कार्ट हैज शोन द पॉसिबिलिटी ऑफ अडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड इन सोशल साइंस। और डेस्कार्ट ने इस पॉसिबिलिटी को दिखाया कि सोशल साइंस में साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट किया जा सकता है। हॉब्स बिलीव दैट बाय एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी, ज्योमेट्री एंड फिजिक्स वी कैन डेवलप साइंटिफिक मेथड। हॉब्स का मानना था कि अगर हम जो है तो साइकोलॉजी, ज्योमेट्री और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स और अप्रोच को अप्लाई करें तो हम साइंटिफिक मेथड को डेवलप कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग ह्यूमन बिहेवियर। इसलिए साइकोलॉजी महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा हम ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज्योमेट्री क्या है कि हेल्प करती है डेवलपिंग लॉजिकल एनालिसिस। तो अगर हमको लॉजिकल एनालिसिस डेवलप करना है तो ज्योमेट्री का सहारा लेना होगा।
द कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ फिजिक्स कैन बी अप्लाइड टू डेवलप द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। और जो कॉन्सेप्ट और फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट और मेथड हैं उनको अप्लाई किया जा सकता है, जिससे हम साइंस ऑफ पॉलिटिक्स को डेवलप कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाई गैलीलियोज रिलेटिव कंपोजिट मेथड दैट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कोर। तो जो हॉब्स थे वो गैलीलियो के रिलेटिव कंपोजिट मेथड से इन्फ्लुएंस थे। इसका मतलब था कि कोर को समझा जाए, पेरिफेरी को नहीं। पेरिफेरी को कोर के टर्म में अंडरस्टैंड किया जाए। हॉब्स बिलीव दैट ऑल पॉलिटिकल फिनोमिना इज रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो हॉब्स का मानना था कि जितने भी पॉलिटिकल फिनोमिना हमारे आसपास हो रहे हैं वो ह्यूमन नेचर का ही रिफ्लेक्शन है। ह्यूमन बिहेवियर इज अल्टीमेटली शेप्ड बाय पार्टिकल्स इन द ह्यूमन माइंड। और जो ह्यूमन बिहेवियर है वो काहे से शेप होता है? हमारे माइंड में जिस प्रकार के पार्टिकल्स, जिस ओर हमारे पार्टिकल्स फ्लो करते हैं उसी के कारण हमारा ह्यूमन बिहेवियर शेप होता है। द पार्टिकल्स ऑफ ह्यूमन माइंड तो टू बेसिक इमोशंस। तो जो ह्यूमन माइंड के जो पार्टिकल हैं तो बेसिक इमोशन या इमोशन को शो करते हैं। इमोशन आर रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इमोशंस क्या है? इमोशंस एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होता है उसके कारण उत्पन्न होता है। दस मोशन इज मैकेनिकल एंड नॉट डायलेक्टिकल। इसलिए मोशन क्या है? मैकेनिकल थिंग है, ना कि एक डायलेक्टिकल थिंग। देयर आर टू बेसिक इमोशन। तो दो बेसिक इमोशन और या कि इमोशन क्या क्या है? लव, इंक्लिनेशन, लाइक, एवर्जन, हेट, डिसलाइक। दो महत्वपूर्ण जो इमोशन है क्या है? एक तो लव है, दूसरा हेट। सम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जनरेट लव एंड सम जनरेट एवर्जन। तो कुछ एक्सटर्नल जो एलिमेंट होते हैं, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हमारे अंदर लव जगाते हैं, और कुछ होते हैं जो हमारे अंदर घृणा की भावना या कि हेट की भावना पैदा करते हैं। मोशन इन द माइंड इज ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ सम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। और जो माइंड में जो मोशन होता है किसके कारण होता है? जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी के कारण होता है। वी लव द थिंग वी हैव क्वालिटी फीचर टू गिव अस प्लेजर एंड रिड्यूस पेन, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें वो चीज़ें पसंद होती हैं जो हमारे जो हमें प्लेजर देती हैं और हमारे पेन को रिड्यूस करती हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही ऑब्जेक्ट की यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। वी हैव अवर्जन टुवार्ड्स द थिंग्स विच गिव पेन एंड डिक्रीज अवर पेन। और हम उन चीज़ों से नफरत करते हैं, उन चीज़ों के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते हैं जो हमको पेन देती हैं या हमारे प्लेजर को डिक्रीज कर देती हैं। Thus, in political philosophy, Hobbes has laid the foundation of totalitarianism, which was later on evolved into a systematic school of thought under Bentham। तो इस प्रकार हॉब्स जो है तो पॉलिटिकल फिलॉसफी में यूटिलिटेरियनिज्म की जो फिलॉसफी है उसका फाउंडेशन रखते हैं, जो कि बाद में बेंथम के द्वारा और ज़्यादा सिस्टमेटिक रूप से डेवलप की गई। ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड, हॉब्स एस्टैब्लिश दैट मैन इज यूटिलिटेरियन बाय नेचर। तो रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड के आधार पर हॉब्स क्या कहते हैं कि मैन यूटिलिटेरियन बाय नेचर है, दैट इज हेडोनिस्टिक। तो मैन यूटिलिटेरियन है बाय नेचर या हेडोनिस्टिक है बाय नेचर। मतलब ऑल ह्यूमन एक्शन आर शेप्ड बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन ह्यूमन माइंड। मतलब इसका क्या हुआ कि जो हर जो मतलब सभी हमारे जो ह्यूमन एक्शन हैं वो किसके द्वारा शेप होते हैं? जो हमारे माइंड में पार्टिकल होते हैं उनके मूवमेंट के कारण सभी जो ह्यूमन एक्शन है वो शेप होते हैं। और हमारे जो माइंड में है देयर आर टू बेसिक मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल्स का दो तरह से मूवमेंट हो सकता है, लव की अवर्जन। तो जनरेटेड बाय द ऑब्जेक्ट्स विच गिव अस प्लेजर। तो लव किसके द्वारा जनरेट होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो हमें प्लेजर देते हैं। अवर्जन ऐसे ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जनरेट होता है जो हमें पेन देते हैं। एज ह्यूमन वी आर यूटिलिटेरियन बाय नेचर। एक ह्यूमन होने के नाते हम लोग यूटिलिटेरियन है नेचर से। दैट इज ऑल ह्यूमन एक्शन आर गाइडेड बाय प्लेजर एंड पेन। मतलब हमारे जो सभी एक्शन होंगे वो प्लेजर और पेन से गाइड होंगे। Hobbes built his political theory, that is theory of state, on the basis of analysis of human nature by using methodology and social contract। तो हॉब्स अपनी जो पॉलिटिकल थ्योरी है
जिसे थ्योरी ऑफ स्टेट कहते हैं, वो ह्यूमन नेचर के एनालिसिस के आधार पर डेवलप करते हैं, जिसमें उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की मेथडोलॉजी को अडॉप्ट किया है। तो हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है? तो द अल्टीमेट पर्पज ऑफ हॉब्स पॉलिटिकल फिलॉसफी इज टू गिव द थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी ऑफ स्टेट विद द मेथड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो हॉब्स की जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो क्या है? थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी ऑफ स्टेट के देना। तो स्टेट की थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी को देना काहे के माध्यम से? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। तो हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट अब चलिए देखते हैं। तो हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो उनकी बुक लेवियाथन में डिस्कस किया गया है, जिसे पॉलिटिकल फिलॉसफी की एक मास्टरपीस के रूप में देखा जाता है। जो लेवियाथन की जो लिटरल मीनिंग है वो है सी मॉन्स्टर, है ना। और हॉब्स ने लेवियाथन को स्टेट से कंपेयर किया है। इसका क्या मतलब है कि स्टेट इज मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन created by man collectively and only state has supreme authority to make law and to enforce law। तो हॉब्स का मानना था कि स्टेट सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है जो कि मैन के द्वारा क्रिएट किया गया है। कैसे क्रिएट किया गया है? कलेक्टिवली, मतलब लोग कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, आपस में कलेक्टिवली क्रिएट किया गया है। और इसलिए स्टेट ही केवल एकमात्र ऐसी अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसके पास लॉ बनाने की और उसको इन्फोर्स करने की पावर है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट स्टेप। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट विभिन्न चरणों से होकर बनता है। कैसे? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में ह्यूमन नेचर का एनालिसिस प्रेजेंट किया गया है। हाउ ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू हॉब्स। तो हॉब्स के अनुसार ह्यूमन नेचर कैसा है? तो हम मैकियावेली और हॉब्स के थॉट में कंटिन्यूटी देखते हैं रिगार्डिंग नेचर ऑफ ह्यूमन नेचर। तो हॉब्स का मानना है कि मैन इज सेल्फिश और इगोइस्टिक बाय नेचर। तो मैन क्या है? सेल्फिश है और इगोइस्टिक है बाय नेचर। हॉब्स हैज ओनली गिवन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन नेचर, ही एक्सप्लेन द कंसिक्वेंस ऑफ सच नेचर एंड ही एस्टेब्लिशेस इट ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड नॉट जस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हॉब्स हैज नॉट ओनली गिवन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन नेचर। हॉब्स ने न केवल ह्यूमन नेचर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया है, बल्कि उसने ये बताया है कि ऐसे जो नेचर है, जो ह्यूमन नेचर है, उसका कंसिक्वेंस क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है। और ऐसा उसने अपने लॉजिक के बेस पे इस्टेब्लिश किया है, अपने ऑब्जर्वेशन, मेयर ऑब्जर्वेशन के बेस पे नहीं। वो केवल लॉजिक के ऊपर ऐसी बात करता है। वो ऑब्जर्वेशन देख के ऐसी बातें नहीं कर रहा, ऑब्जर्व करके ऐसी बातें नहीं कर रहा, वो लॉजिक के साथ बात कर रहा। तो हॉब्स ने रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड को अप्लाई किया है टू एक्सप्लेन ह्यूमन नेचर। तो हॉब्स जो है तो रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड को अप्लाई करता है ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड हॉब्स एस्टैब्लिश दैट लाइक एवरीथिंग यूनिवर्स ह्यूमन नेचर इज आल्सो मेड अप ऑफ मैटर। तो रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड के अनुसार के आधार पर हॉब्स कहता है कि जैसे हर चीज़ यूनिवर्स में किसी न किसी मैटर से मिलकर बनी है, उसी प्रकार माइंड भी मैटर से मिलकर बना है। और मैटर जो है तो पार्टिकल से मिलकर बना है, और पार्टिकल क्या है? स्टेट ऑफ मोशन में है। तो इसलिए मोशन ऑफ पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल और जो पार्टिकल का मोशन है वो क्या है? वो एज एक रिस्पॉन्स है एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए, है ना। तो एक कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है जिसके कारण मोशन ऑफ पार्टिकल्स होता है। और देयर आर टू फंडामेंटल टाइप्स ऑफ मोशन। दो फंडामेंटल टाइप्स ऑफ नेचर क्या है? मतलब दो बेसिक इमोशन कौन कौन से हैं? लव और अवर्जन। तो मैन लव फॉर द थिंग्स विच गिव हिम प्लेजर। तो मैन उन चीज़ों को पसंद करता है, उनको प्रति उनसे प्यार करता है जो उन्हें प्लेजर देती हैं, और उनसे घृणा करता है जो चीज़ें उसको पेन देती हैं। हेंस फंडामेंटल नेचर ऑफ मैन इज यूटिलिटेरियन। इसलिए मैन का जो फंडामेंटल नेचर है यूटिलिटेरियन है। मतलब ऑल ह्यूमन एक्शन एम एट डिक्रीजिंग पेन एंड इंक्रीजिंग प्लेजर। इसलिए प्रत्येक ह्यूमन जो एक्शन होता है वो इस चीज़ पर निर्भर करता है, इस चीज़ की ओर अग्रसर रहता है कि कैसे करके पेन को डिक्रीज किया जाए और प्लेजर को इंक्रीज किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द फंडामेंटल ह्यूमन नेचर। तो ह्यूमन नेचर है क्या, मतलब फंडामेंटल ह्यूमन नेचर क्या है? तो मैन यूटिलिटेरियन और प्लेजर सीकिंग। तो मैन यूटिलिटेरियन है, प्लेजर सीकिंग है,
ऑन द बेसिस ऑफ हॉब्स, ऑन व्हाट बेसिस हॉब्स एस्टैब्लिशेस दैट मैन इज यूटिलिटेरियन, किस आधार पर हॉब्स ये कहते हैं कि मैं यूटिलिटेरियन। ही एस्टैब्लिशेस ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड, तो वो ऐसा अपने रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड के आधार पर कहते हैं कि मैन यूटिलिटेरियन है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो, जब हॉब्स कहते हैं कि मैन एक यूटिलिटेरियन, मैन इज बाय नेचर यूटिलिटेरियन, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। सिंस मैन इज यूटिलिटेरियन सो मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, मैन इज फियरफुल बाय नेचर, मैन इज पजेसिव बाय नेचर, मैन इज पावर सीकिंग बाय नेचर। चूंकि मैन नेचर से यूटिलिटेरियन है, इसलिए मैन सेल्फिश होगा, इसलिए मैन फियरफुल होगा, इसलिए मैन पजेसिव होगा, और इसीलिए मनुष्य पावर सीकिंग होगा। क्यों? लाइक मैकियावेली हॉब सजेस्ट दैट मैन इज सेल्फिश एक्विजिटिव बाय नेचर, मैकियावेली की तरह हॉब सजेस्ट करते हैं कि मैन सेल्फिश है और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा वो इकट्ठा करना चाहता है। हाउएवर मैकियावेली कुड नॉट एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड सच नेचर, लेकिन मैकियावेली रीजन नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि मैन का नेचर ऐसा क्यों है, कैसा सेल्फिश और एक्विजिटिव क्यों है। तो हाब्स कुड प्रोवाइड लॉजिकल बेसिस ऑफ इट, और हाब्स जो है तो इसका लॉजिकल बेसिस प्रोवाइड करने में सफल रहे। कैसे? अकॉर्डिंग टू हाब्स के अनुसार द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन नेचर इज दैट ही यूटिलिटेरियन बाय नेचर विच ही प्रूव्स ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड। तो जो ह्यूमन नेचर का जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि मैन यूटिलिटेरियन है बाय नेचर, और वो ऐसा इस्टेब्लिश करते हैं अपने रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड के द्वारा। अब चूंकि मैन यूटिलिटेरियन है बाय नेचर, इसलिए मैन सेल्फिश है बाय नेचर। फॉर हाब्स मैन इज नॉट सोशल बाय नेचर रेदर सेल्फिश बाय नेचर, तो हाब्स के लिए मैन सोशल नहीं है। मैन सोशल बाय नेचर किसका स्टेटमेंट है? टोटल का। तो जो हाब्स के लिए मैन बाय नेचर सोशल नहीं है बल्कि सेल्फिश है। मतलब मैन जो है तो मैन विल ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू हिज प्लेजर, इसका मतलब है सेल्फिश है, मैन इज बाय नेचर सेल्फिश। इसका क्या मतलब है कि मैन हमेशा अपने जो इंटरेस्ट है, अपने जो प्लेजर है उसको प्रायोरिटी देगा। ऐसा मैन क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल इन ह्यूमन नेचर, क्योंकि फीलिंग जो प्लेजर और पेन की होती है वो हमारे जो माइंड में मोशन होते हैं, पार्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल होता है, उसके कारण होती है। तो आई कैन अंडरस्टैंड ओनली द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन माई माइंड, तो चूंकि मैं केवल अपने माइंड में होने वाले पार्टिकल्स के मूवमेंट को समझ सकता हूँ, है ना, दूसरे के पार्टिकल में होने वाले मूवमेंट को नहीं समझ सकता, उसके डिजायर क्या है, उसका वो क्या चाहता है। इसलिए मैन कैन अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ सो मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन द माइंड्स ऑफ अदर, इसलिए मैन दूसरे के माइंड में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है उसको नहीं समझ सकता है। इसलिए मैन दस प्लेजर एंड पेन आर द इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंस, इसलिए प्लेजर और पेन व्यक्तिगत जो है तो अनुभव है। बिकॉज एवरी वन विल हैव इट्स ओन मोशन, क्योंकि हर व्यक्ति के माइंड में अलग अलग मोशन होंगे। मैन इज नेचुरली इनकैपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग द प्लेजर एंड पेन ऑफ अदर, और हॉब्स का मानना है कि मैन नेचुरली इनकैपेबल है, मैन के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो दूसरों के प्लेजर और पेन को समझ सके। इसलिए यूटिलिटेरियन नेचर ऑफ मैन एस्टैब्लिशेस द बेसिस फॉर सेल्फिशनेस इन मैन, इसलिए मैन का जो यूटिलिटेरियन नेचर है वो मैन में सेल्फिशनेस के बीज को बोता है। सिंस मैन इज यूटिलिटेरियन बाय नेचर मैन इज पजेसिव बाय नेचर, क्योंकि मैन नेचर से यूटिलिटेरियन है इसलिए वो नेचर से पजेसिव भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाब्स का मानना है कि ह्यूमन नेचर वो परपेचुअल डिजायर उसके अंदर होती है पावर के लिए। तो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं हाब्स की। तो हाब्स का क्या व्यू है ह्यूमन नेचर के ऊपर? तो एवरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्कॉलर डिस्क्राइब ह्यूमन नेचर, तो जो भी स्कॉलर होगा जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेगा सबसे पहले ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब करेगा। वाई डू दे एनालाइज ह्यूमन नेचर, तो क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दे वांट टू शो दैट देयर आर सर्टेन क्वालिटीज इन ह्यूमन नेचर विच नेसेसिएट द क्रिएशन ऑफ स्टेट, क्योंकि वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ह्यूमन नेचर में कुछ ऐसी क्वालिटियाँ होती हैं जो ये आवश्यक बनाती हैं कि स्टेट का क्रिएशन किया जाए, स्टेट को बनाया जाए। हॉब्स का व्यू ह्यूमन नेचर पे क्या है? तो हॉब्स मेथोडोलॉजी क्या है?
whereas Machiavelli talks about human nature on the basis of empirical observation and historical analysis. जहाँ मैकियावेली ह्यूमन नेचर को किस आधार पर मतलब डिस्क्राइब करते हैं, किस आधार पर बताते हैं ह्यूमन नेचर को, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन और हिस्टोरिकल एनालिसिस के आधार पर बताते हैं। हॉब्स जो ह्यूमन नेचर को बताता है वो रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड के आधार पर बताता है, मतलब कि हम कोर और एलिमेंटल क्वालिटीज़ को समझें, कोर और पेरिफेरियल क्वालिटीज़ को समझें। एंड बाय यूजिंग रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड हॉब्स सो लाइक एवरीथिंग यूनिवर्स मैन इज आल्सो मेड अप ऑफ मैटर। तो रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड के माध्यम से हॉब्स ये बताना चाहता है कि जिस तरह यूनिवर्स की हर चीज़ एक मैटर से मिलकर बनी है, उसी प्रकार मैन भी मैटर से मिलकर बना है। दिस शोज दैट हॉब्स इज मटेरियलिस्टिक। यह शो करता है कि हॉब्स एक मटेरियलिस्टिक थिंकर है। अकॉर्डिंग टू हॉब्स ह्यूमन माइंड इज आल्सो मेड अप ऑफ मैटर। तो हॉब्स के अनुसार ह्यूमन माइंड भी मैटर से मिलकर बना है, विच मीन्स मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। जिसका मतलब है कि वैसे पार्टिकल से मिलकर बना है जो कि परपेचुअल स्टेट ऑफ मोशन में है। ऑल ह्यूमन इमोशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू बेसिक टाइप, लव और एवर्जन। तो दो ह्यूमन इमोशन हैं, उनको दो बेसिक टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, लव और एवर्जन में। तो और जो दोनों मतलब इमोशन होते हैं, ये रिस्पॉन्स होते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई का, है ना, मैकेनिकल, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल मोशन। तो इसका ये मतलब है कि जो मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है वो क्या है? ह्यूमन नेचर इज टोटलिटेरियन बाय नेचर। अब चूंकि मैन टोटलिटेरियन बाय नेचर, इसलिए मैन सेल्फिश है बाय नेचर। ऑल इमोशंस आर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन वंस माइंड। और तो सभी इमोशंस हैं वो किसी व्यक्ति के जो माइंड में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है उसके कारण होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और एक व्यक्ति केवल अपने माइंड में होने वाले मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, समझ सकता है। इसलिए मैन जो है तो दूसरों के प्लेजर और पेन को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। मैन पजेसिव बाय नेचर है। बिकॉज मैन इज यूटिलिटेरियन बाय नेचर, सो मैन इज आल्सो पजेसिव बाय नेचर। इट मीन्स मैन वांट टू पजेस द थिंग विच गिव हिम प्लेजर। तो चूंकि मैन बाय नेचर यूटिलिटेरियन है, इसीलिए वह बाय नेचर पजेसिव है। क्योंकि मैन उन चीज़ों को पजेस करना चाहता है, उन चीज़ों को ऑन करना चाहता है जो उन्हें प्लेजर देती हैं। मैन इज पावर सीकिंग एनिमल। मैन एक पावर सीकिंग एनिमल है। क्यों? मैन पावर को क्यों डिजायर करता है, पावर क्यों सीख करता है? तो हाफ सेड दैट देयर इज परपेचुअल एंड रेस्टलेस डिजायर इन मैन फॉर पावर। तो मनुष्य में एक परपेचुअल और रेस्टलेस डिजायर होती है पावर के लिए। पावर आफ्टर पावर विच सीजेज ओनली विथ हिज डेथ, है ना। तो मैन में एक परपेचुअल और रेस्टलेस डिजायर होती है पावर आफ्टर पावर, जो केवल कभी खत्म होती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका क्या मतलब है? मैन इज पावर सीकिंग एनिमल। मैन एक पावर सीकिंग एनिमल है। मैन कॉन्टिन्यूसली एम्स टू सीक पावर एंड देयर इज परपेचुअल एंड रेस्टलेस डिजायर। मैन कॉन्स्टेंटली लगातार पावर के एक्वायर करने के जुगाड़ में रहता है, और इस प्रकार उसके अंदर एक परपेचुअल और रेस्टलेस डिजायर होती है पावर को सीख करने की। वाई मैन डिजायर पावर। मैन पावर को क्यों डिजायर करता है? क्यों मैन के पास पावर की चाहत क्यों होती है? सिंस मैन इज यूटिलिटेरियन मैन डिजायर पावर, मैन इज पावर सीकिंग, प्लेजर सीकिंग। क्योंकि मैन यूटिलिटेरियन है, इसीलिए मैन पावर को डिजायर करता है, उसकी चाहत रखता है। मैन प्लेजर सीकिंग एक एनिमल है। और प्लेजर इंसान को कौन सी चीज़ें प्लेजर देती हैं? व्हाट गिव्स प्लेजर टू मैन? द पोजेशन ऑफ मटेरियल थिंग्स गिव्स प्लेजर टू मैन। तो अगर हम मटेरियल थिंग्स को ओन करते हैं, उनको पजेस करते हैं, तो ये हमें प्लेजर देती है। व्हाट इज द मीन्स टू एक्वायर द थिंग्स विच गिव प्लेजर? तो ऐसे कौन से साधन हैं जिसके माध्यम से हम उन चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं जो हमें प्लेजर देती हैं? तो मीन्स टू एक्वायर द थिंग्स इज पावर। और तो पावर को
इकट्ठा करने का जो जो मतलब चीज़ों को इकट्ठा करने का जो हमें प्लेजर देती हैं, उसका साधन क्या है? पावर। अगर हमारे पास पावर होगी तो हम उन चीज़ों को एक्वायर कर लेंगे जो हमें प्लेजर देती हैं। पावर इकोनॉमिकल हो सकती है, पॉलिटिकल पावर हो सकती है। हॉब्स हेल्ड दैट टोटलिटेरियन नेचर ऑफ मैन मेक हिम पावर सीकिंग। तो हॉब्स का मानना है कि जो मैन का टोटलिटेरियन नेचर होता है वो उसे पावर सीकिंग बनाता है। वाई देयर इज ए परपेचुअल डिजायर इन मैन फॉर पावर। मैन में क्यों परपेचुअल डिजायर होती है? पावर के प्रति क्यों एक परपेचुअल डिजायर होती है? पावर की चाहत क्यों होती है लगातार? मैन डज नॉट सीक प्लेजर ओनली वंस। मैन केवल एक बार प्लेजर को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता है। मैन वांट प्लेजर थ्रू आउट हिज लाइफ। मैन हमेशा हमेशा के लिए अपने पूरी लाइफ में हमेशा प्लेजर को पाना चाहता है। इसलिए द सेटिस्फेक्शन ऑफ वन प्लेजर गिव बर्थ टू द सर्च फॉर अनदर प्लेजर। अगर हम एक अपनी प्लेजर को, एक अपने नीड को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो वो दूसरे प्लेजर को जन्म दे देती है ना, दूसरे प्लेजर की नीड को जन्म दे देती है। बिकॉज न्यू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन जनरेटिंग न्यू इमोशन। क्योंकि जो नई नई चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं वो हमारे माइंड में नए नए इमोशंस को क्रिएट करती रहती हैं। वाई देयर इज ए रेस्टलेस डिजायर फॉर पावर। तो पावर इनसिक्योर जो डिजायर है, क्यों है पावर के लिए रेस्टलेस डिजायर? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हॉब्स ऑल मैन आर यूटिलिटेरियन। क्यों? क्योंकि हॉब्स के अनुसार सभी व्यक्ति यूटिलिटेरियन होते हैं। और हॉब्स इज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टेब्लिश ऑल ह्यूमन बींग्स आर द सेम। और हॉब्स एक पहला पर्सन था जिसने यह एस्टेब्लिश किया कि सभी ह्यूमन बींग्स सेम होते हैं। नो वन इज महात्मा और ग्रेट सोल। कोई भी महात्मा नहीं है, कोई भी ग्रेट सोल नहीं है। सिंस ऑल आर पावर सीकिंग दिस क्रिएट द डिलेमा ऑफ अनलिमिटेड डिजायर एंड लिमिटेड मीन्स। अब सब व्यक्ति पावर को सीख कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि अनलिमिटेड डिजायर हो जाएंगी और लिमिटेड मीन्स साधन तो थोड़े से रहेंगे, लेकिन डिजायर्स क्या हैं? हमारे पास अनलिमिटेड है। और पावर एक लिमिटेड गुड है। पावर एक लिमिटेड गुड है। पावर एक लिमिटेड गुड है ना, पावर एक लिमिटेड गुड है। इसका क्या मतलब हुआ? पावर एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब होता है कि सम ऑफ पावर इज जीरो। जो पावर का सम होता है, जो पावर का जोड़ होता है वो जीरो होता है। तो इंडिया, फॉर एग्जांपल, इंडिया पजेस 110 न्यूक्लियर बॉम्ब मोर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज लॉस ऑफ -110 न्यूक्लियर बॉम्ब। तो जो टोटल पावर हो गई वो कितनी हो गई? जीरो। ये जीरो सम गेम इज ए मेंटेलिटी वेयर वन परसीव द गेन ऑफ अदर एज लॉस ऑफ हिज सेम अमाउंट। तो जीरो सम गेम एक ऐसी मेंटेलिटी है जहां अगर किसी व्यक्ति का मतलब अगर कोई व्यक्ति गेन कर रहा है, किसी व्यक्ति को पास मतलब फायदा, किसी व्यक्ति का जो फायदा होता है वो दूसरा उस अगर किसी व्यक्ति का फायदा हो रहा है कहीं पर तो दूसरा उस व्यक्ति को अपना उसी प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में किसी व्यक्ति को लाभ हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में वो अपने को घाटा समझता है, अपना मतलब लॉस समझता है। इफ समवन हैज 1 करोड़ मोर देन मी इट मीन्स आई एम वीकर बाई दैट पर्सन बाई 1 करोड़। अगर किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए है जो कि मुझसे ज़्यादा है 1 करोड़ रुपए, तो मैं उस व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ 1 करोड़ तो उससे वीकर हूँ। ये है इसका मतलब। सिंस ऑल ह्यूमन आर सिमिलर, चूँकि सभी ह्यूमन सिमिलर होते हैं, समान होते हैं। मीन्स ऑल आर पावर सीकिंग एंड पावर इज अ लिमिटेड गुड्स एंड पावर इज अ जीरो सम गेम। और जो ऑल मीन्स अब सभी जो व्यक्ति होते हैं वो पावर सीक करते हैं, पावर सीकिंग करते हैं और पावर एक लिमिटेड गुड है, इसलिए पावर एक जीरो सम गेम है। सो देयर इज अ रेस्टलेस डिजायर फॉर पावर। इसलिए पावर के प्रति एक सतत और बिना मतलब अथक प्रयास किया जाता है जिससे पावर को प्राप्त किया जा सके। बिकॉज आई एम ऑलवेज फियरफुल दैट द अदर पर्सन विल एक्वायर मोर पावर देन मी, इट मीन्स दैट पर्सन कैन डिप्राइव मी फ्रॉम एक्वायरिंग द थिंग्स विच गिव मी प्लेजर। मैं हमेशा इस डर में रहूँगा कि कोई व्यक्ति जो मुझसे ज़्यादा पावर अगर हासिल कर लेगा तो वो मुझे उन चीज़ों से डिप्राइव कर देगा जिससे द्वारा मुझे हैप्पीनेस देती हैं, वो उन चीज़ों से मुझे डिप्राइव कर देगा। दैट इज़ वाई देयर इज परपेचुअल एंड रेस्टलेस डिजायर फॉर पावर इन मैन। इसलिए मैन में परपेचुअल और रेस्ट मतलब अथक
डिजायर रहती है पावर को प्राप्त करने के लिए। दिस स्ट्रगल फॉर पावर एंड वनली विद हिज डेथ। और यह जो स्ट्रगल फॉर पावर है ये कब खत्म होता है? जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। डेथ क्या है और व्हाट हैपन व्हेन अ पर्सन डाई, और क्या होता है जब एक व्यक्ति खत्म हो जाता है, मर जाता है। व्हेन अ पर्सन डाई हिज माइंड एंड बॉडी बिकम्स मोशनलेस। जब एक पर्सन मर जाता है तो उसका माइंड और उसकी जो बॉडी है वो मोशनलेस हो जाती है। डेथ इज एन एंड ऑफ मोशन इमोशंस इन माइंड। डेथ क्या है? एंड ऑफ इमोशन है, एंड ऑफ मोशन है माइंड में। नो मोशन ऑफ पार्टिकल इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो अब जो है तो मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो पार्टिकल का मोशन होता है वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति, है ना। तो जो पार्टिकल का जो मोशन ऑफ पार्टिकल है वो बंद हो जाता है रिस्पॉन्स करना एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। सो लॉन्ग मैन इज अलाइव मीन्स देयर आर मोशन इन मैन, देयर आर पैसन इन मैन। और जब तक मनुष्य जिंदा है मनुष्य में मोशन होंगे और मैन के अंदर पैसन होंगे। मैन इज हॉब्स इज एमंग फ्यू फिलोसफर हु हैज गिवन इम्पोर्टेंस टू पोजेशंस ओवर रीजन। और हॉब्स एक मतलब बहुत ही थोड़े फिलोसफर्सों में हैं जिन्होंने पोजेशंस को इम्पोर्टेंस दी है रीजन्स के, है ना। रीजन्स के बनस्पत किसको इम्पोर्टेंस दी है? पोजेशंस को, सॉरी पैशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है रीजन के बनस्पत, मतलब वो पैशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। हॉब फॉर हॉब्स पैशंस एपेटाइट डिजायर इज एसेंस ऑफ लाइफ। तो हॉब्स के लिए पैशन, भूख और डिजायर, चाहत जो होती हैं वो लाइफ का सार होती हैं। अकॉर्डिंग टू हॉब्स वट एवर वी अचीव इज बिकॉज ऑफ अवर पैशन मीन्स इट इज़ नॉट ड्यू टू रीजन। तो हॉब्स का मानना है कि हम जो कुछ भी अचीव करते हैं वो क्यों करते हैं? हमारे पैशन के कारण अचीव करते हैं, रीजन के कारण नहीं। सो द सर्च फॉर पावर सीजेज और सीज टू एग्जिस्ट ओनली विद डेथ। तो जो सर्च पावर की जो सर्च है वो कब खत्म हो जाएगी? जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। मीन्स एंड ऑफ डिजायर, डेथ सिम्बलाइजेज एंड ऑफ मोशन। इसका क्या मतलब है कि जो एंड ऑफ, अगर हमारी डिजायर खत्म हो गई, एंड ऑफ डिजायर और डेथ सिम्बलाइजेज एंड ऑफ मोशन। तो अगर डिजायर का एंड हो गया मतलब मृत्यु हो गई तो वो क्या डिनोट करेगी? मोशन की समाप्ति हो गई हमारे माइंड में। ही आल्सो सेज दैट मोशन आर ऑफ टू टाइप। मोशन दो प्रकार के होते हैं, इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी। तो मैन हैज नो कंट्रोल ओवर डिजायर। तो इनवॉलेंटरी ऐसी डिजायर्स होती हैं जिनके ऊपर मैन का कोई कंट्रोल नहीं होता। वॉलेंटरी ऐसी डिजायर होती हैं जिसके ऊपर मैन की चॉइस होती है। तो हॉब्स का कहना है कि मैन इज यूटिलिटेरियन बाय नेचर, बिकॉज ऑफ दैट, इसके कारण मैन इज सेल्फिश, पजेसिव, पावर सीकिंग और फियरफुल। मैन नेचर से यूटिलिटेरियन है जिसके कारण मैन सेल्फिश है, पजेसिव है, पावर सीकिंग है और फियरफुल है। मैन इज फियरफुल बाय नेचर, इट मीन्स मैन इज इनसिक्योर बाय नेचर। मैन फियरफुल है, इसका क्या मतलब है कि मैन इनसिक्योर है नेचर से। मैन के अंदर इनसिक्योरिटी है। फेमस स्टेटमेंट हॉब्स का क्या है कि आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर। मैं और वह एक साथ पैदा हुए थे। वाई मैन इज फियरफुल बाय नेचर एंड व्हाट इज द बिगेस्ट फियर ऑफ मैन। मैन फियरफुल क्यों है और मैन का बिगेस्ट फियर क्या है? मैन इज फियर बाय नेचर बिकॉज मैन इज यूटिलिटेरियन बाय नेचर। मैन फियरफुल है क्यों? क्योंकि मैन यूटिलिटेरियन है बाय नेचर। मैन वांट टू पोजेस द थिंग विच गिव मैन, जो आदमी व्यक्ति होता है वो ऐसी चीज़ों को पाना चाहता है जो उन्हें प्लेजर देते हैं। मैन इज ऑलवेज फियरफुल और इनसिक्योर अबाउट लूजिंग थिंग्स विच गिव हिम प्लेजर। मैन उन चीज़ों को खोने के लिए है ना भयभीत रहता है, उन चीज़ों को खोने से भयभीत रहता है, इनसिक्योर रहता है जो उन्हें प्लेजर देती हैं। विच इज़ द बिगेस्ट फियर और बिगेस्ट कॉज ऑफ इनसिक्योरिटी इन मैन। तो मैन में बिगेस्ट फियर क्या होता है? कॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, बिगेस्ट कॉज ऑफ इनसिक्योरिटी क्या होता है? मैन इज मोस्ट फियरफुल ऑफ डेथ और लूजिंग ऑफ लाइफ, लूजिंग लाइफ। मैन सबसे ज़्यादा फियरफुल किससे होता है? डेथ से होता है, लाइफ से, लॉस ऑफ लाइफ से ज़्यादा सबसे ज़्यादा फियरफुल होता है मैन। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैन इज यूटिलिटेरियन बाय नेचर, है ना। मैन यूटिलिटेरियन है नेचर से। और डेथ और एंड ऑफ लाइफ मीन्स परमानेंट लॉस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेजर। अगर हमारी डेथ हो गई, अगर हमारी लाइफ की समाप्ति हो गई तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि हम जो है तो परमानेंटली जो पॉसिबिलिटी है
प्लेजर को अचीव करने की, है ना, प्लेजर की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लाइफ इज अ सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस एंड मैन डज नॉट नो व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। लाइफ क्या है, हर एक जो हैप्पीनेस, हर प्रकार की जो हैप्पीनेस होती है, हर प्रकार का सुख होता है, उसका सोर्स होती है। और एक व्यक्ति नहीं जानता है कि मरने के बाद क्या होता है ना, और व्यक्ति नहीं जानता है कि मरने के बाद क्या होता है, इसलिए उसे लगता है कि लाइफ इज सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस। Therefore, that generate the feeling of aversion means something which we all aim to avoid। इसलिए डेथ क्या करती है, फीलिंग ऑफ अवर्जन, घृणा की भावना, एक ही, है ना, डिस्टेस्ट की भावना पैदा करती है, जिसे हर व्यक्ति अवॉइड करना चाहता है, इग्नोर करना चाहता है। Why he describes human nature, the way he describes human nature so साइकोलॉजी ऑफ इमर्जिंग बुर्जुआ कॉज, वो जिस तरह से ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब करता है वो क्या शो करता है, वो इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास की साइकोलॉजी को शो करता है। सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हॉस के सोशल कॉन्सेप्ट का सेकंड जो है तो कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेट ऑफ नेचर। तो स्टेट ऑफ नेचर क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। पर्पज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का पर्पज क्या है, पर्पज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज टू शो हाउ अवर लाइफ विल बी इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट। इसका पर्पज ये है कि यह शो किया जाए कि हमारी लाइफ कैसी होगी अगर स्टेट नहीं रहेगा, तो स्टेट के एब्सेंस में हमारी लाइफ कैसी होगी। स्टेट ऑफ नेचर इज अ हाइपोथेटिकल नोशन यूज्ड बाय स्कॉलर ऑफ ट्रेडिशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टेट ऑफ नेचर क्या है, एक हाइपोथेटिकल नोशन है जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन के स्कॉलरों द्वारा यूज किया जाता है, विच एम्स टू शो हाउ अवर लाइफ विल बी इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट, जो यह शो करता है कि हमारी लाइफ कैसी होगी अगर स्टेट नहीं होगा। दैट इज व्हेन वी लिव ओनली अकॉर्डिंग टू अवर नेचर। एब्सेंस ऑफ स्टेट होगा कब, जब, और उस स्थिति में हम कैसे रहेंगे, हम अपने नेचर के हिसाब से रहेंगे, जैसा हमारा नेचर है उस हिसाब से रहेंगे। तो स्टेट ऑफ नेचर मीन्स स्टेट इज एब्सेंट। तो स्टेट ऑफ नेचर क्या डिनोट करता है कि स्टेट एब्सेंट है, स्टेट प्रेजेंट नहीं है, स्टेट एब्सेंट है। स्टेट इज नॉट अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, और स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है। हॉब्स के कुछ महत्वपूर्ण जो कोट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो स्टेट ऑफ जो नेचर है वो हर व्यक्ति के अगेंस्ट वार काइंड ऑफ है। इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर इज नो स्कोप फॉर आर्ट, लेटर, इंडस्ट्री, नेविगेशन। तो स्टेट ऑफ नेचर में आर्ट, लिटरेचर, नेविगेशन, इंडस्ट्री का कोई स्कोप नहीं है। हॉब्स कहते हैं इन द स्टेट ऑफ नेचर द लाइफ ऑफ मैन इज नेस्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो स्टेट ऑफ नेचर में जो एक व्यक्ति की लाइफ होती है वो नेस्टी होती है, पुअर होती है, ब्रूटिश होती है और शॉर्ट होती है। स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है, यहाँ पर एक स्टेट होती है जहाँ पर सभी व्यक्ति का सभी व्यक्तियों से युद्ध चल रहा है। हेयर देयर इज नो स्कोप फॉर आर्ट, लिटरेचर, नेविगेशन, जहाँ पर आर्ट का, लेटर का और नेविगेशन का कोई स्कोप नहीं है। मैन की जो लाइफ है वो नेस्टी है, पुअर है, ब्रूटिश है और शॉर्ट है। स्टेट ऑफ नेचर इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिससे यह दर्शाया गया है कि हमारी लाइफ स्टेट के बिना कैसी होगी। व्हेन वी लिव प्योरली अकॉर्डिंग टू अवर नेचर, जब हम प्योरली अपने नेचर के अनुसार जीते हैं, इन सिचुएशन लाइफ ऑफ मैन इज नेस्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो इस सिचुएशन में जब हम अपने नेचर के अनुसार, ना, जब हम प्योरली अपने नेचर के अनुसार जीते हैं तो इस सिचुएशन में हमारी लाइफ, मनुष्य की लाइफ नेस्टी होती है, पुअर होती है, ब्रूटिश होती है और शॉर्ट होती है। हॉब्स कहते हैं, हॉब्स से स्टेट ऑफ नेचर विल बी स्टेट ऑफ वार। स्टेट ऑफ नेचर क्या होगी, स्टेट ऑफ वार होगी। वाई स्टेट ऑफ नेचर विल बी स्टेट ऑफ वार, ऐसा क्यों होगा। स्टेट ऑफ नेचर इज ए स्टेट ऑफ वार बिकॉज द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन नेचर, ना, बिकॉज ऑफ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन नेचर। तो स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वार होगी क्यों, क्योंकि ह्यूमन नेचर के इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक के कारण, जो ह्यूमन नेचर का जो एक नेसेसरी जो चरित्र है उसके कारण स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वार होगी। क्योंकि मैन यूटिलिटेरियन बाय नेचर है, इसलिए मैन पॉजिटिव बाय नेचर है, इसलिए मैन ऑल मैन डिजायर थिंग्स विच गिव हिम gives them pleasure since there is a problem of unlimited desire and limited means। तो हर व्यक्ति उन्हीं चीज़ों की डिजायर करता है जो उन्हें प्लेजर देते हैं, और चूँकि डिजायर अनलिमिटेड होती हैं और लिमिटेड और मीन्स जो है तो लिमिटेड होते हैं,
तो इस स्थिति में क्या होता है, ईच मैन सीक टू एक्वायर मोर पावर देन द अदर। तो इस स्थिति में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, अपने प्रतिद्वंदी से ज़्यादा पावर इकट्ठा करने की कोशिश करता है। हेंस देयर इज अ एंडलेस स्ट्रगल फॉर पावर। इसलिए एंडलेस स्ट्रगल फॉर पावर आफ्टर पावर विच एंड ओनली विथ डेथ। तो इसलिए एक लगातार स्ट्रगल चलता रहता है, पावर मिली उसके बाद भी पावर मिलती रहे, तो एक एंडलेस स्ट्रगल चलता रहता है पावर के लिए, जो कब खत्म होता है, मनुष्य की मृत्यु के बाद। स्ट्रगल फॉर पावर रिफ्लेक्ट द सिचुएशन ऑफ वार। और स्ट्रगल फॉर पावर क्या डिनोट करता है, सिचुएशन ऑफ वार, है ना। तो एक युद्ध की स्थिति को दर्शाता है। स्टेट ऑफ नेचर डज नॉट गिव द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड हेंस द लाइफ इज नेस्टी पुअर एंड ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट। तो जो स्टेट ऑफ नेचर है वो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए स्टेट ऑफ नेचर क्या है, नेस्टी है, पुअर है, ब्यूटीफुल और शॉर्ट है। तो स्टेट ऑफ नेचर सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड करता है, लाइफ की सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड करता, क्यों? फर्स्ट मतलब रीजन है, वन पर्सन लुक एट अनदर पर्सन नॉट एज सोर्स ऑफ सिक्योरिटी बट एज समवन हु कैन डिप्राइव हिम फ्रॉम हिज प्लेजर। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सोर्स ऑफ सिक्योरिटी की तरह नहीं देखता है ना। किस तरह देखता है कि जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्लेजर को खत्म कर देगा, इस तरह देखता है कि जो व्यक्ति है जो पावर इकट्ठा कर रहा है वो हो सकता है आगे आने समय में हमारे प्लेजर्स से हमको वंचित कर दे। एज देयर इज नो कॉमन अथॉरिटी टू गिव सिक्योरिटी। अब चूंकि कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है जो सिक्योरिटी को दे सके, मैन हैज़ टू रिलाई ऑन सेल्फ हेल्प फॉर सिक्योरिटी। तो मैन को अपने ऊपर, अपने सिक्योरिटी के लिए खुद के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। हाउ टू हेल्प योर सेल्फ, और अपने आप को कैसे हम अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं। इन द सिचुएशन ऑफ वार द ओनली वे टू इंश्योर सिक्योरिटी इज बाई एक्वायरिंग पावर। पावर इज अ जीरो सम गेम। तो वार की सिचुएशन में सिक्योरिटी को हासिल करने का एक महत्वपूर्ण जरिया, एक ओनली सोर्स क्या है, अगर हम पावर को इकट्ठा कर लें। और पावर क्या है, पावर एक जीरो सम गेम होती है। When one man increases power, the other man will be compelled to increase their power, and the man will never be in a position to come out of the security dilemma। जब एक व्यक्ति अपनी पावर को बढ़ाता है तो ये जो है तो दूसरे व्यक्ति को कंपेल करेगा कि वो भी अपनी पावर को बढ़ाए, और इस तरह व्यक्ति कभी ऐसी पोजीशन में नहीं आएगा, कभी ऐसी स्थिति में नहीं आएगा जब सिक्योरिटी डिलेमा पूरी तरह से खत्म हो जाए। सिक्योरिटी डिलेमा हमेशा के लिए बना रहेगा। द बिगेस्ट डिलेमा इज सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। तो जो बिगेस्ट डिलेमा क्या है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है। बिकॉज इन ऑर्डर टू बी फुली सिक्योर वन वुड प्रेफर टू किल ऑल अदर्स। तो बिगेस्ट डिलेमा क्या है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है। और एक व्यक्ति अपने आप को फुली सिक्योर करने के लिए वो दूसरे व्यक्ति को मारने का भी चेष्टा कर सकता है। इट मीन्स एनी वन कैन किल अस एनी टाइम फॉर देयर ऑन सिक्योरिटी एंड प्लेजर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार सकता है अपने सिक्योरिटी और प्लेजर के लिए। हेंस द लाइफ ऑफ मैन इज नेस्टी पुअर ब्यूटीश एंड शॉर्ट। इसलिए मैन की लाइफ नेस्टी है, पुअर है, ब्यूटीश है और शॉर्ट है। व्हेन वी आर नॉट श्योर ऑफ लाइफ देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट गुड लाइफ वेयर देयर इज डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, लिटरेचर, कॉमर्स एंड नेविगेशन। और जब हमारे पास लाइफ की ही श्योरिटी नहीं है, हम लाइफ के बारे में ही श्योर नहीं है, तो हम गुड लाइफ के बारे में चर्चा करने का कोई मतलब रहता नहीं है। जहाँ पर हम आर्ट, लिटरेचर, कॉमर्स और नेविगेशन के डेवलपमेंट की बात करें तो ऐसा औचित्य बचता नहीं है। जहाँ पर लाइफ सिक्योर नहीं है तो इन सब चीज़ों का बात करने का कोई औचित्य नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।